सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पूरी पाकिस्तानी कौम ने कश्मीरियों के साथ यौम एकजहती कश्मीर मनाया 5 फरवरी को, और पाकिस्तानियों ने फिर जान के नजराने पेश किए। पाकिस्तान में फिर आज के दिन दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, बम धमाके किए गए, उनमें कीमती जानें गईं, लोग शहीद हुए, बहुत से लोग ज़ख्मी हुए बलूचिस्तान में, कोयटा में, और ये कश्मीर के लिए ही रैलियां निकाली जा रही थीं जहां पर ये धमाके किए गए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ मकबूजा कश्मीर में मुसलमान शहादतें दे रहे हैं। अब तो जुल्म की इंतहा ये हो गई है कि जिनको शहीद किया जाता है उनकी मैयतें भी प्यारों को नहीं दी जाती कि वो उनको दफना भी सकें। इंतहा हो चुकी है अब जुल्म की, जबर की। और यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ, पूरी कौम ने कश्मीरियों के साथ इज़हार एकजहती किया और जगह जगह रैलियाँ थीं। अगरचे खदशात थे, जिस तरह आपने देखा कि भारत की तरफ से किस तरह की कार्रवाइयाँ की गई, ताकि यहाँ से जिस तरह पाकिस्तान से जो पैगाम जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। भारत पहले ही परेशान है कि जिस तरह पूरी दुनिया में किसानों के एहतजाज की वजह से भारत की बेइज्जती हो रही है, और वो किस तरह अपने जितने भी उसके फिल्मी स्टार्स हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, उन सबको खड़ा कर रहा है, उनसे जनाब सोशल मीडिया पर करवा रहा है, जो उसको आता है सोशल मीडिया पर एक जंग शुरू की हुई है। तो उसी तरह से कि पाकिस्तान से मायूसी का पैगाम जाए कि यहाँ तो दहशतगर्दी हो रही है, तो कश्मीरियों के लिए जो आवाज़ उठ रही थी उसको दबाने की कोशिश की। इसके साथ आप देखिए कि कौम तो खड़ी रही, लेकिन माजरत से सियासतदानों ने क्या किया। अब PDM ने जलसा किया और कहा जी हम मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में जाकर जलसा करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, कौम ने सराहा कि आप पहले कहा जी पिंडी में होगा, इस्लामाबाद में होगा, और फिर कहा गया नवाज़ शरीफ साहब ने ख़ास तौर पे फजलुर रहमान साहब को फ़ोन पर मनाया कि नहीं, ये हमने आज़ाद कश्मीर में जाकर जलसा करना है। उसकी भी वजह क्या थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कोई कश्मीरियों के लिए नहीं, वो पैसे ख़त्म हो गए थे और थक गए थे इलेक्शन कमीशन के सामने जाकर, और सारे वहाँ पर एहतजाज के बाद वहाँ पर जितनी तकरीरें हुई हैं वो इमरान खान के ख़िलाफ़, मोदी के ख़िलाफ़ नहीं, मकबूजा कश्मीर के हक़ में नहीं, इमरान खान के ख़िलाफ़ के जैसे सारे मसाइल की जड़ इमरान खान है, इमरान खान साहब को उठा दें तो कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। इमरान खान साहब भी वहाँ पर गए, उन्होंने तकरीर की, और उसमें जो सबसे अहम बात नज़र आई कि पहली दफ़ा शायद इस तरह हुआ है कि रियासत के सरबराह की तरफ से, वज़ीर आज़म की तरफ से ये कहा गया है कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के जो मुसलमान हैं उनको ये भी, यानी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं जिसमें लिखा है कि इस्तिस्वाब राय का हक़ होगा, कश्मीरी कहाँ जाना चाहते हैं, पाकिस्तान या भारत के साथ, ये उनका हक़ है। 1948 से करारदादें चलती आ रही हैं, तो उन करारदादों के मुताबिक अगर कश्मीरी चाहेंगे आज़ादी बिल्कुल, तो वो भी उनको दी जाएगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट इमरान खान साहब की तरफ से आई है, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ असद खलील साहब मौजूद है और इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमें मोईद यूसुफ साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, वज़ीर आज़म के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, उनसे हम बात करेंगे। असद खलील साहब, ये बताइए कि ये जो हमारे सियासतदानों ने आज जाकर किया है, 365 दिन सियासत के लिए है। एक दिन मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठानी थी, एक दिन, चले मैं दिन भी नहीं कहता, 1 घंटा सिर्फ इमरान खान ये ताबेदार फलां, 1 घंटे के लिए नहीं हम रुक सके। ये कितने क्या जज्बात हैं, बहुत सी खामियां होंगी इमरान खान में, लेकिन 1 घंटे के लिए हम सिर्फ कश्मीर की बात क्यों नहीं कर सके। देखिए, इसके पीछे एक ये बाय डिज़ाइन होता है सब कुछ, आपको शायद नहीं पता। बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो इवेंट्स होते हैं उनको अगर डॉट कनेक्ट करें तो वो बाय डिज़ाइन होते हैं, जिसका मकसद इंडियन अखबारात जो है और उनके जो मीडिया चैनल्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, सोशल मीडिया के ज़रिए पूरी दुनिया के अंदर असल जो इशू है उसको बैक बर्नर पे डालना और ऐसे नैरेटिव सामने रखना जिसके कश्मीर या मोदी को फ़ायदा हो। कल परसों सुन ले, फजलुर रहमान साहब ने कहा है जब तक मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन रहा, हिंदुस्तान की कोई जरूरत नहीं हुई कि मकबूजा कश्मीर पे कोई इस तरह का काम कर सके 5 अगस्त वाला। तो और मरियम साहब ने कहा है कि सिर्फ नवाज शरीफ है जो कश्मीरियों को आज़ादी दिला सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं उसामा साहब, अब फिर मुझे आपने जो एक जख्मों पे नमक छिड़का, मौलाना साहब जब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं तो कोई बयान आपको याद पड़ता है कभी उन्होंने मजम्मत की हो भारत के हवाले से, या मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों की हमायत के लिए उन्होंने कोई लब कुशाई की हो, या कभी किसी फोरम पर उनको जाते देखा हो?
आपने कि यूएनओ में या इधर उधर या कोई स्टेटमेंट, कोई बयान, कोई इंटरव्यू में कभी ऐसे लफ्ज़, यहाँ तक मेरा नॉलेज है तो मुझे तो ऐसा कोई नज़र नहीं। मियां नवाज शरीफ, अच्छा सुन, मियां नवाज, अब मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो मरियम साहब की बेटी की शादी में आज सुन लेना, ये आज क्यों वो कर रहे हैं सारा कुछ। कल परसों यहाँ तो अजीबो गरीब किस्म के बन रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं, रेफरेंस सर्वे और पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं। मकसद ये है कि उसामा साहब जी, बात ये है कि ये जो रेफरेंडम हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, इसके पीछे ज़रा बात समझें। इन चीज़ों से क्या होता है, जब हम ये तासर देंगे और जिस तरह की चीज़ें इंडिकेशन में ज़्यादा आपको समझ आ रही होगी अब, तो वो फिर इंडियन मीडिया की वो हेडलाइंस बनती हैं और हमारी रियासत को कारी ज़रब लगती है। और जो इंडिया का मीडिया हम कहते हैं ना कि वो पपिट है, वो बिकाऊ मीडिया है, वो मोदी का कठपुतली है, वो उसके जबर का शिकार है। और नम गोस्वामी जो है उसकी आप जब देख लें, जब वो लीक व्हाट्सएप आई है तो एक तो उसमें पुलवामा का भी सामने आ गया ड्रामा क्या था कि अपने भारतीय फौजियों को उन्होंने मरवाया इलेक्शन जीतने के लिए। तो अब मामला ये है कि ये जो सारी मुजफ्फराबाद का क्यों इंतखाब किया गया, ताकि जो यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से जो पाकिस्तान के चप्पे चप्पे के इज़हार यकजहती के लिए, सॉलिडारिटी के लिए जो रैलियां निकाली गई, जो आपने मुख्तलिफ जगहों पे अपना किए सेमिनार्स किए, या जो मुख्तलिफ हमारे सरबरान या जो पॉलिटिशियन या जो दीगर पाकिस्तानी जो लोग हैं उनका उस हवाले से जो एक्टिविटीज़ हैं उसको अंडरमाइन किया जाए और इंडियन अखबारात की और इंटरनेशनल मीडिया की हेडलाइन इनकी बने, किसकी, मौलाना फजलुर रहमान साहब की, किसकी, मरियम साहिबा की, कि जो पाकिस्तान के अंदर सॉलिडारिटी डे के अंदर उनके लफ्ज़ से कश्मीर का वो एक लफ्ज़ भी क्यों ऐसा निकालेंगे जो मकबूजा कश्मीर के वो हक में जाए या मोदी के खिलाफ। आप क्या समझते हैं कि वो मोदी की मजम्मत आप मौलाना फजलुर रहमान साहब के मुंह से सुनना चाहते हैं? वो इमरान खान साहब की मरम्मत तो कर सकते हैं, वो बाजवा साहब की मजम्मत तो कर सकते हैं, लेकिन मोदी साहब जो मोदी सरकार है या जो वहाँ पे जो हो रही है वो बात कभी नहीं करेंगे। कश्मीर मकबूजा कश्मीर, आप देखिए आज़ादी मार्च इन्होंने रख लिया कब, किस दिन जी, जिस दिन आपको पता है कश्मीर के हवाले से जो हम पहला भी मामला इस्लामाबाद में गए थे उसको करने के लिए इन्होंने ख़राब करने के लिए मौलाना साहब ने जब धरना लेके गए थे तो उसमें भी कश्मीर काज को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हें मार्च आज़ादी का नाम कश्मीर का रखा और वहाँ पे सारी बात की, पॉलिटिक्स की, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमले की। क्या बात समझ आ गई है? आज भी ये दानिस्ता सारी अटैम्प्ट हुई है। ये जो नवाज शरीफ ने कहा था ना कि आप मुजफ्फराबाद का चुनाव करें, ये बात मरियम साहब ने कही है ना, ये बात ये जी नवाज शरीफ ने फ़ोन किया जी। और नवाज शरीफ को स्क्रिप्ट कौन देता है, पर्ची उनको कौन थमाता है, यहाँ पे तो आपको पता ही है। उनके स्क्रिप्ट राइटर कौन है, उनके हैंडलर कौन है, आपको पता है कि नहीं पता? सारी दुनिया जानती है। ये भी तो उनको कहना चाहिए था, वजाहत पेश करती हैं कि जी मेरी बेटी की शादी में क्यों आया मोदी, क्यों आया था फिर जब इतना ही बुरा अब कह रहे हैं उनके अपने कारोबारी मुबैना तौर पर उनके कारोबारी मुख्तलिफ जो है मोदी के साथ तो नहीं, वो तो चाय वाले के साथ क्या होनी है, लेकिन सज्जन जिंदाल जो उनके हैंडलर हैं, जो मोदी के हैंडलर जो उसको पकड़ के कहाँ से इधर ले आए, जिन्होंने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के जरिए जो लोहा स्टील जो है डायरेक्ट ले जाना चाहिए, ये कहानी थी। और अभी ताज़ियत के लिए जो खत आया और कहा गया कि जी डायरेक्ट मरियम को मिलना चाहिए मोदी का खत, तो आप फिर वहां से जाए, आप मेरे से वहां से जाए नवाज शरीफ। मैं गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बांधता, नहीं, लेकिन डॉट मिलाएं आप, बात डॉट मिलाएं ना। एक तरफ आप कह रहे हैं मकबूजा कश्मीर जुल्म हो रहा है, जो वहां पर जुल्म कर रहा है उसके खत भी आपको आ रहे हैं, साड़ियों उसके साथ पहले लंबी चौड़ी चीजें हैं, मुझे ये बताएं। और इमरान खान के पोस्टर लगे मकबूजा कश्मीर में, उसके हक में, इमरान खान के हक में मकबूजा कश्मीर के मुसलमान पोस्टर लगाए, पाकिस्तान के परचम लगे हैं, आसिफ गफूर के लगाए, पाकिस्तानी फौज के लग रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बात करती हैं ये या वो दावेदार है, वो कहती है सिर्फ नवाज शरीफ कर सकते हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे हैं तो पोस्टर तो उनके लगने चाहिए वहाँ पे। अगर वाकई उन्होंने अगर एफर्ट की है, अगर उन्होंने इस हवाले से कोई तहरीक किया हो तो वहाँ पे फिर नवाज शरीफ साहब के पोस्टर तो लगाने से किसी ने रोका आपको। फजलुर रहमान साहब के पे, आसिफ गफूर साहब के या बाजवा साहब के या इमरान खान साहब के वहाँ पे पोस्टर लगते हैं तो वहाँ पे तो मकबूजा कश्मीर में तो IS नहीं चली जाती ना, वहाँ पे तो दरअंदाजी नहीं होती जो हर जगह पे, क्योंकि कबूतर भी चला जाए तो वो कहते हैं ISI ने जनाब कर दिया, किसी चीज़ पे भी IS उनके ऊपर जुनून एक हवा और उनके ऊपर एक फोबिया सवार है कि कोई भी काम हो जाता है। पुलवामा के ऊपर जो हुआ ड्रामा, आपने फौजियों को मार दिया, जो मामला भी होता है वो, और इसमें ठीक है अगर वो नाम लेते हैं तो ये आपको पता है घर में जब घुस के हम कहते हैं
तो हम मारते हैं। इनको पता है, हमने जब मकबूजा कश्मीर के अंदर जो बात इन्होंने की, हरकत की इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो हमने कहा सिविलियन आबादी पे हमने घर में घुस के मारा, हमने बंकर भी तबाह किए, उसकी वीडियो भी जारी की, जहाज के ऊपर उन्होंने पंगेबाजी करने की कोशिश की, हमने वो भी 2 जहाज कराए, पायलट पकड़ा। फिर पुलवामा का ड्रामा, वो खुद उनके अर्नब जो गोस्वामी है उसकी लीक से साबित हो गया। हमले भी किए हैं। पठानकोट की जो औकात है इंडिया की, वो भी सामने आ गई। 90% तकरीर चाहे बिलावल साहब की हो, मरीम साहबा की हो, फजल रहमान साहब की हो, वो 90% सबकी वो इमरान खान के खिलाफ थी। जाती हमले भी हैं कि जी तो वो बचपन इसलिए से ना, इमरान खान साहब ने जो ऑफर की कि जी मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, ये लूटी दौलत वापस कर दे, मरीम साहब ने उसका क्या मतलब लिया कि जी अब ये पैसे मांग रहा है हमसे, इसको बचपन से चंदे मांगने की आदत है, तो वो नहीं गई, अब पैसे मांग रहा है। चंदे नहीं मांग रहा, आपसे लूटा हुआ माल जो गुलशना है, चंदा मांगना कोई मेरा ख्याल है कोई इसमें मायूब बात नहीं। अगर आप उनके लिए है ना, क्योंकि वो बता लेते हैं, वो एक्सटॉर्शन करते हैं। इमरान खान साहब काज के लिए, आपको पता है ये शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, जो एक खराती इदारा है जहाँ पे 75% लोगों का फ्री इलाज होता है। मरियम साहिबा वहाँ पे जाके देखें, हम विटनेस हैं, हम वहाँ से हमारे अजीज़ों कारब भी जाते हैं। कभी मैंने ये देखा वहाँ पे, मैंने आज तक देखा, मैं इसका विटनेस हूँ कि वहाँ पे सिफारिश चलती हो, वहाँ पे पर्ची सिस्टम हो, वहाँ पे जो एक पेड मरीज के लिए जो उसको एक ही कमरे में होते हैं और वही सुन ले वही, और वही दूसरे के लिए होती है जिससे पैसे नहीं लिए, पता भी नहीं होता किसने पैसे दिए। यही बात बिल्कुल ऐसे। यहाँ तक कि जिस तरह कहते हैं इस्लाम में कि एक हाथ जो देने वाला है वो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। वहां पे इतनी रिस्पेक्ट है कि एक कमरे के अंदर 2 मरीज होते हैं, पेड और एक अन जो बगैर जो मुस्तक होता है, डॉक्टर्स को नहीं पता होता और किसी को नहीं पता होता। वो जो 75% फ्री इलाज अरबों करोड़ों में जो खर्चा हो रहा है वो आपसे नहीं ले रहे, ये कहीं वो हुकूमती फंड से नहीं ले रहे, आपके तो ट्रस्ट और आपके शरीफ कम्प्लेक्स, आपके इत्तेफाक हॉस्पिटल जो वहां पे गदर लूटमार ट्रस्ट के नाम पर जो रिसोर्सेज सरकारी और बातें बहुत सी है ना। मुझे ये बताएं कि ये सेनेट इलेक्शन की बात की उन्होंने, आज ही मौका था सेनेट इलेक्शन की बात करने का, थोड़ा रुका जा सकता था। कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, कश्मीर डे के ऊपर वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये फोकस तमाम पाकिस्तानी या बैनुल-अक़वामी मीडिया या इंडियन अखबारात की हेडलाइन पाकिस्तान का ये जो इवेंट है उसको नहीं करना चाहते थे। उसको यानी कम डिस्प्ले ताकि हो, डाउन डिस्प्ले हो पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, बैरूनी इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, और इसलिए हमने लाइव दिखाया, बोल न्यूज़ ने लाइव दिखाया, कई घंटे तकरीरें जारी रही हैं। आप टाइम निकाल कर देख लें, तो अगर मैं गलत कह रहा हूं, करना था मौका आपने कामयाब हो गए ऊपर देख लें। मुझे उसामा साहब, इमरान खान, पहले फिर कहते नहीं इमरान खान का नाम नहीं लेना, मुझे ये छोड़ दें। उसामा साहब आज का जो हमारा सॉलिडेरिटी डे इतनी एफर्ट की है पूरी दुनिया सब जाने दिए हैं। आज देखिए दहशतगर्दी के वाकयात फिर हुए हैं और कश्मीर रैलियों में हुए हैं, मैसेज क्या गया, और बलूचिस्तान में हुए हैं। वो तो इंडिया का फायदा है ना, वो जो कहता है। और कौन है वहां पर कश्मीर डे पर काम की बात जो होगी बलूचिस्तान के अंदर, और वहां पर कश्मीर रैलियां, दोनों कश्मीर रैली, कोयटा में एक दूसरी जगह, दोनों में ये धमाके हुए हैं। क्यों हुए हैं? किस लिए? ताकि कश्मीर रैली दब जाए, ये साबित किया जाए फॉरेन इन्वेस्टर को कि पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो सूरत हाल बड़ी दगरगू है, वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट ना करें। अब मुझे ये बताओ उसामा और पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन भी है, अदम इस्तेहकाम की बात है। अब मुझे ये बताएं, आज के दिन होना तो ये चाहिए था कि चले मुजफ्फराबाद आपने किया, बहुत अच्छा, मैं गुड एंड फेथ में बात करते, तो आप आज के दिन कम से कम इमरान खान साहब को भूल जाते और सिर्फ आज जो भारत की जो 2 नंबरियां हैं, जो दरअंदाजियां हैं, जो उनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, दिन मैं तो कह नहीं रहा, मैं कह रहा हूं 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटा, 1 मिनट बोलने के लिए 15 मिनट आप एक वर्ड निकाल दें, गूगल मार ले कि नवाज शरीफ साहब ने कुलभूषण यादव का नाम इस्तेमाल किया एज ए वजीर आजम या एज ए अभी नायल के बाद, मरियम साहबा के मुंह से कभी निकला हो जो मुल्क के लिए, जो हमारे लिए, तो अभी आपको समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बताएं, सज्जन जंदाल मरीम अगर इनको मिलते हैं तो क्यों मिलते हैं? हुसैन नवाज के साथ इनकी क्या गठजोड़ है? हिल मेटल स्टेट में जद्दा के जो इंडस्ट्रियल एरिया अल खुमरा में है, जो वो खुद कहते हैं एज ए सीईओ, जो एमडी के तौर के सीईओ के तौर पर उनका मैसेज है अपनी उनके ऑफिस के वाले जो मिल के वाले से कि ये मिडल ईस्ट की जो है ये यानी सबसे जो बड़ी है वो ये स्टेट है। अब सज्जन जंदाल भारत के साथ इनकी रकाबतें, कारोबार और ये इंटरेस्ट, मुझे नहीं पता कारोबार इंटरेस्ट इनके हैं। सज्जन जंदाल जब अफगानिस्तान से उतरा था जो ये तकरीब में, उसका मकसद ये तकरीब में शामिल, और मिलिट्री जो ब्रिगेडियर जो उनके हैं मिलिट्री सेक्रेटरी नवाज शरीफ साहब ने, उनको पता था
उनको भेज दिया गया कि आप चले जाएं। हालांकि और साथ ताकि हमने तो कॉन्स्पिरेसी करनी थी, सचिन दाल पता नहीं कोई और भी अब कवर में कौन थे, बातें ऐसे आए करते लैंड डायरेक्ट आ गए, सीधे चले गए वहां पे कॉन्स्पिरेसी मीटिंग हुई। करना क्या चाहते थे वहां पे, हमारे ISI और आर्मी ने फड्डा डाला, उन्होंने आगे खड़े हो गए, वरना नवाज शरीफ ने तो इन्होंने कहा था अफगानिस्तान से जो सारा माल जाएगा वो डायरेक्ट भारत चला जाएगा, ताकि भारत से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान उसमें बीच में कोई राहदारी नहीं होगी, कोई टैक्स नहीं होगा, ताकि सचिन दाल, हुसैन नवाज और नवाज शरीफ की जो और कारोबारियां जो सारे मामले हैं वो चलते रहे, रियासत का नुकसान हो। वहां पे नहीं इनकी चल सकी, नहीं के अंदर खुफिया मुलाकातें मुद्दे के साथ नवाज शरीफ जाके ऐसे मिलके बैठ रह जाओ। क्यों बैठा था? क्योंकि उसको डर था कि मैंने मुल्क के मफाद के खिलाफ बात कर रही है। और जगह में मुलाकात को कहां हुई, जो बाद में उनके साथियों ने छुप के बताया कि जी वो साइड लाइन पर वहां भी मुलाकातें छुप के क्लिंटन के पास गए। पता है इन्होंने क्या किया? क्लिंटन के पास जाके उन्होंने कहा कि वो इशारों से बताया कि वो जनाब में तो आप मैं लैला से मिलना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये हमारे तो बंदे बीच में बैठेंगे। मतलब हर जगह पे छुपते हैं, क्योंकि आपकी चोर की दाढ़ी में तिनका है। मोदी से छुप के क्यों मिले? मैं बाबर डोगर साहब में जाके बातें क्यों करते हैं? इनका मतलब ये है, बाबर डोगर साहब, ये मतलब ये है कि आप मुल्क के खिलाफ, आप रियासत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे होंगे। अच्छा, मैं बस नहीं कर रहे साहब कुछ ही देर में ज्वाइन करने वाले हैं। मैं उससे पहले चंद सेकंड में बाबर डोगर साहब के बात यह है कि सारी तकरीरें इमरान खान के खिलाफ हो गई। इमरान खान साहब ने जो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के वाले से बात की और जो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, पहली दफा लग रहा है ऐसे कि जी जो वो चाहेंगे, ये नहीं कि भारत या पाकिस्तान, वो आज़ादी चाहेंगे कि अलग से अलहदा एक रियासत, उसके लिए भी पाकिस्तान तैयार है। तो ये बहुत बड़ी ऑफर। लेकिन उससे पहले ये कि जी इमरान खान सारा कसूरवार है, सारा कुछ इनको हटा दे तो कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा, दुनिया के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और अपनी बात नहीं की, साथ ये कि जी यहाँ तो ये हुआ इमरान खान दौर में जो ताना देते हैं कि जी कुछ इस्लामी मालिक से आपने ताल्लुकात ख़राब कर लिए इमरान खान ने, वो मकबूजा कश्मीर के चक्कर में वो स्टेटमेंट में तो हुए थे, कोई ऐसे का इजलास नहीं हो रहा। वैसे वो इस साल के एंड पर होगा, वो भी बात करेंगे हम। जी बाबू उसामा साहब, चलें मैं PDM के हवाले से सही, मौलाना फजल रहमान ने कश्मीर के हवाले से किसी रैली में शिरकत तो की 5 फरवरी को, ये एक बड़ी ख़बर है, ये एक बड़ी चीज़ है। अदरवाइज़ मैंने मौलाना ने जब तक वो कश्मीर कमेटी के सदर है, मैंने उनको आज तक पिछले 10 साल में किसी एक कश्मीर के हवाले से बड़ी रैली में मैंने उनको खिताब करते नहीं देखा। उनकी स्टेटमेंट है कि कभी जुर्रत नहीं भारत को, जब तक मैं कश्मीर कमेटी का चेयरमैन जी बिल्कुल जुर्रत नहीं हुई। किस चीज़ की जुर्रत नहीं हुई? कि ये जो अगस्त को उन्होंने इक़दाम किया है, ये पहले वो नहीं कर सकते जब तक मैं कश्मीर। मौलाना को बहुत डर था, उनको बड़ा खौफ था मोदी को, और उससे पहले जितनी सारी गवर्नमेंट थी कि मौलाना इंडिया को टुकड़े टुकड़े ना कर दें, इसी वजह से। अदरवाइज़ मैंने पिछले 10 साल में मौलाना को किसी एक दफ़ा भी मैंने उनको किसी ऐसी रैली में शिरकत करते नहीं देखा। मैं चलें PDM के हवाले से थी। बाबर साहब, मैं क़ता कलामी की माफ़ी चाहूँगा। मुईद यूसुफ साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुशीर कौमी सलामती। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। आज जो चर्चा है, जो बात हो रही है, इमरान खान साहब ने जो वहाँ पर तकरीर करते हुए आज आज़ाद कश्मीर में जो बात कही है, मैं चाह रहा हूँ सबको हम दिखा दें, फिर उस पर आपका कमेंट लेते हैं। पहले देखिए इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म ने क्या कहा कि जी 2 बातें, और दोनों बातें अहम हैं, और मेरी उम्मीद है कि दोनों बातें सुनी गई होंगी। पहले, पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत एक रिस्पॉन्सिबल रियासत के तौर पे क्या बात करती रही है, और आज फिर क्या दोहराया वज़ीर आज़म ने कि हम अमन के लिए खड़े हैं, अमन के लिए तैयार हैं। इनेबलिंग इन्वायरमेंट भारत ने बनानी है। जो उन्होंने मकबूजा कश्मीर में इक़दामात उठाए हैं, जिस तरफ वो जा रहे हैं, उसको अगर आपने ख़त्म किया तो इनेबलिंग इन्वायरमेंट बनेगी, तो पाकिस्तान अमन के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो वज़ीर आज़म साहब ने कही है, और आज से 2 दिन पहले आर्मी चीफ़ ने भी तकरीबन इसी तरह की बात की थी। दूसरी बात जो उन्होंने की है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, जो आपने सुनवाई है, देखिए पाकिस्तान का आइन जो है उसका आर्टिकल 257 बिल्कुल इन्हीं अल्फाज में ये बात कहता है कि जब कश्मीरी अवाम पाकिस्तान के साथ मिल जाएगी प्लेबिसाइट के बाद, जो कि अक़वाम मुत्तहिदा ने उनको गारंटी किया हुआ है, उसके बाद पाकिस्तान से क्या रिश्ता होगा वो कश्मीर की आवाम फ़ैसला करेंगे। तो ये बात तो हमारे आइन में मौजूद है। और क्यों मौजूद है? इसलिए मौजूद है
कि पाकिस्तान ने इस पे कोई सियासत नहीं करनी है। पाकिस्तान के लीडरान ने कभी इसको सियासी तौर पे नई चीज़ को लिया। ये एक हक़ खुद इरादियत का बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक राइट है। और हमें अगर यकीन ना हो कि कश्मीरी भाई और बहन पाकिस्तान के साथ मिलेंगे तो कभी ये आइन में हो ही ना। अगर हिंदुस्तान को ये यकीन हो कि जो वो बार बार कहते हैं कि नहीं 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 कश्मीर में तो कोई हेट्रेड नहीं है, कश्मीरी तो हिंदुस्तान, अगर वहाँ इतने ही नॉर्मल हालात हैं जनाब तो कल कराएं प्लेबिसाइड। डरते किस चीज़ से? देखें, अगर मुझे पता है कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, वोट मिलेगा और मैं जीत जाऊँगा, मैं तो कहूँगा आज इलेक्शन कराओ। भागता कौन है इलेक्शन से? प्लेबिसाइड से कौन भाग रहा है? वो एक मुल्क है। तो इसको बिल्कुल एक मुख्तसरन वज़ीर आज़म साहब ने बिल्कुल वाज़े कर दिया है पाकिस्तान का स्टांस। अमन के लिए खड़े हैं, लेकिन कश्मीर पे सौदा नहीं हो सकता। वीकनेस ना समझें इस बात को। जो सही चीज़ है वो कश्मीर में करें और आ जाएं, हम बात करने को तैयार हैं। UN अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस आपके सामने हैं कि मसला हल कैसे होना है, उसमें तो कोई नई रीइन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कश्मीरी अवाम का राइट है कि वो किस तरफ जाना चाहेंगे। जी मोहित साहब, US का इसमें बड़ा कलीदी रोल हो सकता है। जो ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि वो सालसी करना चाहता है कि बशर्तिया पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस पे तैयार हो, जो कि ऑफ कोर्स कभी भी नहीं होंगे। इंडिया तो कभी नहीं होगा सालसी के लिए। अब बाइडन की जो पॉलिसी है वो क्या है, हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कश्मीर के हवाले से? जी, मैं इस सवाल का जवाब सर लेंगे, डॉक्टर साहब आपसे लेनी पड़ रही है, ये न्यूज़ ब्रेक है, उसके बाद आएंगे और डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब हमारे साथ होंगे। अब पता चला। अब पता चला। वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह बाबर डोगर साहब ने सवाल किया अमेरिका के किरदार के हवाले से, उसमें आप क्या देखते हैं? देखिए जी, मैं उनमें से हूँ जो हमेशा ख़ारजा पॉलिसी या दुनिया के साथ कोई भी ताल्लुक़ को इस तरह नहीं सोचता कि वो हमारे लिए क्या करेगा। पहले ये फ़ैसला कर लें कि हम चाहते क्या हैं। तो जब ये बात वाज़े हो गई कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं, हमने वाज़े कर दिया कि कश्मीर का स्टांस प्रिंसिपल्ड है, प्रिंसिपल्ड रहेगा, तो उसमें मुझे नज़र नहीं आता कि अमेरिका आके कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव सालसी का किरदार कल अदा करना शुरू हो जाएगा जिससे एक ऑब्जेक्टिव फ़ैसला निकलेगा। अमेरिका जितनी वो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बात की, उनकी इस्टेब्लिशमेंट तो तब भी उनके साथ नहीं थी उस बात पे। और उससे पहले आपको अगर मैं याद दिलाऊं कि ओबामा साहब ने अपने 2008 में जब ये इलेक्शन जीते थे, उस वक्त इन्होंने ये बात की थी कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए, अगर इंडिया पाकिस्तान का हालात ठीक हो जाएं तो ख़ित्ता ठीक हो जाएगा, अफ़गानिस्तान भी ठीक हो जाएगा। और उन्होंने एक ब्रीफ सी सरसरी सी कोशिश की थी। अगर आपको याद हो तो ये रिचर्ड हॉलब्रुक जो उनके अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के एनवॉय बने, उनको पहले इंडिया का भी सौंपा गया था चार्ज, और वो एक उन्होंने वहाँ विज़िट की और उसके बाद वो मामला बैठ गया। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई खातिर खा ऐसी सपोर्ट मिलेगी। बदकिस्मती है क्योंकि ह्यूमन राइट्स इशू बाकी छोड़ दें कि टेरिटरी का मामला है, और जो एक इंसानी ज़िंदगी वहाँ पे जिस तरह पामाल हो रही है, जानवरों से बदतर जो इस वक्त एक एटीट्यूड है हिंदुस्तान का, उस पे तो कम से कम दुनिया को, अमेरिका को बोलना चाहिए, खुल के आना चाहिए। मुझे वो भी अभी लगता है कि वो वक्त इतना करीब नहीं है कि एक ऑब्जेक्टिव इंसाफ पे मबनी बयानिया जो है कश्मीर पे वस्ती दुनिया से आएगा। तब्दीली आई है, हिंदुस्तान की सरजरिश हो रही है, बार बार क्रिटिसिज्म हुआ है हिंदुस्तान पे, लेकिन उसके बाद जो एक्शन लेना है हिंदुस्तान को ये बात बावर कराने के लिए कि आप ये नहीं कर सकते, कि आपको यूनाइटेड नेशंस को फॉलो करना होगा, आप एक रोग एक्टर की तरह ऑपरेट नहीं कर सकते, वो एक्शन जो है बदकिस्मती से दुनिया के बड़े ममालिक वस्ती दुनिया के उन्होंने नहीं लिया। जी डॉक्टर साहब, आप एक जो सवाल है मेरा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जो बात की, जो अभी आप बात कर रहे थे कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, बहुत बड़ी ह्यूमन ट्रेजेडी बन रही है। एक तो ये उन्होंने बात की, दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत को कश्मीर का मसला हर सूरत जो है हल करना, ये दो उनके एंगल आ गए। इमरान खान साहब का जो मैं समझता हूँ स्टेटमेंट बहुत बड़ी बात है, जो उन्होंने ये कहा है ना कि कश्मीर का जो रेफरेंडम होता है और उसके बाद अगर
वो अपनी फिर उनको हम मौका देंगे कि वो अपनी मर्जी से कि वो आज़ाद रियासत बनना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ इलाहा करना चाहते हैं। इसके बाद तो भारत पूरी तरह एक डिफेंसिव मेरा ख्याल है उसका अब रोल हो जाएगा, क्योंकि हमने दुनिया के सामने ये बात रख दी है कि हम हर तरह से तैयार हैं, लेकिन पूरी तरह एक्सपोज करके रख दिया है जिसको अपोजिशन बिल्कुल उल्ट ले रही है। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, पाकिस्तान की पॉलिसी और पाकिस्तान का जो अप्रोच है पाकिस्तान की कश्मीर पे, इन 3 दिनों में इससे ज़्यादा वाज़ेह नहीं हो सकती थी। इस पे बहुत सी बात होगी, कोई कुछ कहेगा, अभी हिंदुस्तान में कल से प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा, वो तो हमें मालूम है। लेकिन देखें, अगर एक मुखलसी पे बयानिया आपका बेस्ड है, अगर आप वाकई ही इंसानी ज़िंदगी, कश्मीरियों की ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं, तो ये नतीजा निकलता है। अगर आप वही बात करते रहें जिस तरह हिंदुस्तान करता है, पहले ख़ुद अक़वाम मुत्तहिदा गया, फिर का प्लेबिसाइट कराएंगे, फिर झूठ बोला, फिर पीछे हट गए, फिर जानवरों से बदतर ट्रीटमेंट की, फिर अपना असल किरदार दिखा दिया इस हिंदुस्तान की हुकूमत ने कि वो किस तरह मकबूजा कश्मीर में ऑपरेट कर रहे हैं। और निकला क्या, मिला क्या, क्या उन्होंने अचीव कर लिया? क्या एक गैर कानूनी पास करके डोमिसाइल लॉ, उनका क्या ख्याल है कि कश्मीरी अक़लियत बन जाएंगे, चुप हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएगी ये जद्दोजहद? ऐसा नहीं हो सकता। आज सुबह मैं सदर मुमलिकत के साथ AJ के असम्बली जाने का मुझे एजाज़ हासिल हुआ, और वहाँ जो अक्रॉस पार्टी लाइंस, कोई सियासत नहीं, जो जज्बात, जो बात वहाँ थी, ये तो अगले 100 साल भी अगर खड़े रहना पड़े तो कश्मीरी खड़ा होगा। लेकिन बुनियादी बात वापस वहीं आ जाती है कि पाकिस्तान तो कह रहा है कि भाई अकल के नाखून पकड़ो, अमन की बात करो, जो सही चीज़ है करने वाली, जो पहले से बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पता है किस तरफ जाना है, तो देर किस बात की है, वो करो। और पाकिस्तान तो इसी बात पे खड़ा है, खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, एक बार हम बड़े प्रोग्राम्स किए, उसमें बड़े डिप्लोमेट्स भी आए, एक इल्ज़ाम आता है गवर्नमेंट पे कि डिप्लोमेसी में हम पीछे रह गए हैं, हम OIC में उस तरह से कश्मीर इशू को सेंसिटाइज नहीं कर सके, हम दुनिया में कश्मीर इशू को उस तरह से सेंसिटाइज नहीं कर सके। पाकिस्तान में 5 फरवरी मना लेना, पाकिस्तान में 1 मिनट की खामोशी कर लेना, इससे कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। कश्मीर का मसला जो है वो लिंक्ड है विद बेहतरीन डिप्लोमेसी, जिसमें हम नाकाम रहे हैं। आपकी इसमें क्या टेक है? देखिए, तनकीद का हर एक को हक है, और कोई ये नहीं कह रहा, कम से कम मैं तो कभी ये नहीं कहता कि जो चीज़ की गई वो परफेक्टली हुई है और जो कुछ होना चाहिए था सब 100%। ऑब्वियसली हमारा काम है कि पूरी मेहनत से पूरी कोशिश करें दुनिया को ये बात बावर कराने की, और अगर कोई कमज़ोरी है तो उसको दुरुस्त करें। देखिए, बैनुल अक़वामी सतह पर जब आप सियासी बात करते हैं, जब आप एक जियो पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो दुनिया इंसाफ पे मबनी नहीं है, वो दुनिया मुकम्मल तौर पे मफादात पे मबनी है। और ये बात हमें मानना पड़ेगी कि उस तरह का रिस्पांस जैसा हम चाहते हैं मुकम्मल तौर पे दुनिया से नहीं मिला अभी तक। यही तो सितम ज़रीफ़ी है कि भाई मैंने तो नहीं ये राइट दिया कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत का, अक़वाम मुत्तहिदा ने दिया है। आप चैम्पियन बनते हैं ह्यूमन राइट्स के तो क्यों खामोश हैं? सितम ज़रीफ़ी तो ये है, पाकिस्तान का अगर ना भी कोई ताल्लुक़ हो इस इशू से, फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है दुनिया की कि वो आए। अच्छा, अब पाकिस्तान की ही वजह से ये मामला इस तरह चल रहा है। जी 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 मैं ये ह्यूमन राइट्स के हवाले से बात करना चाहता था कि जो अक़वाम आलम है, अमेरिका है, आप चूँकि वहाँ पे भी रहे, अक़वाम मुत्तहिदा है, ये जो फोरम है, जो बेहतरीन एक ह्यूमन ट्रेजिडी हो रही है ह्यूमन राइट्स की, और जो मुफलस बयानिया मुखलसी के साथ पाकिस्तान का आ गया, क्योंकि हमारा जो इससे साबित हो रहा है कि पाकिस्तान को उन सबसे पहले इंसानी जो हकूक़ की वायलेशन है उसके ऊपर पाकिस्तान आ गया। जी जी, तो इसके ऊपर अब अक़वाम आलम में या उन जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, या वो जो के किस तरह इसको ज़्यादा हम कर सकते हैं ताकि वहाँ के लोग जो है, हमारा वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, किस तरह से इसको बेहतर तरीके से सेंसिटाइज कर सकते हैं, उनकी हिपोक्रेसी एक्सपोज की जाए वहाँ पे, वो जो बड़े बड़े फोरम्स हैं। देखिए, जहाँ तक बात है ना एक्सपोज होने की, तो अगर कोई कसर रह गई थी तो वो पिछले 6-8 माह में पूरी हो चुकी है।
आप पाकिस्तान ने जो डोसियर दिया है दुनिया को, उससे ज़्यादा डिटेल में कोई मुल्क इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता। EU डिसइंफो लैब पाकिस्तान की तो नहीं है, वो यूरोपियन यूनियन की है। उनके कानून टूटे हैं, एक माफिया की तरह वहाँ एक रियासत ऑपरेट कर रही है 116 ममालिक से। देखिए, बात ये है कि एक्सपोजर या ये इनको एक्सपोज करने वाला मामला नहीं है। मैं आपको ये भी बता दूं, देखिए ये कहना आसान है कि जी कुछ हुआ नहीं, क्या किया है। मैं आपको वसूख से कहता हूं क्योंकि हम ये सारा एनालिसिस करते हैं। हिंदुस्तान की जितनी सरजरिश वस्ती दुनिया में पिछले साल डेढ़ में हुई है, मैं आपको हर अखबार का तज्जिया दे सकता हूँ, हर टीवी चैनल का ये बता सकता हूँ, US कांग्रेस में कितनी दफ़ा बात हुई, UK पार्लियामेंट में, EU पार्लियामेंट में। ऐसा नहीं है कि दुनिया को ये नज़र नहीं आ रहा सरजरिश हुई है, ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल इससे छुप सकते हैं। मसला ये है कि उससे आगे जो एक्शन ले, जो लॉजिकल स्टेप है हिंदुस्तान को फोर्स करने के लिए, वो नहीं लिया जा रहा, और उसका ताल्लुक है मफादात से। उसका ताल्लुक ये नहीं है कि पाकिस्तान खामोश है, ये बात नहीं हुई। आप मुझे ख़ुद बताएं, मुझे ऑनेस्टली ये बात बताएं, क्या कश्मीर इस तरह ही उठा है 2010 और 18 के दरमियान जो 2018 से उठा है? मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, आप मेरे से कभी कोई सियासी बात नहीं सुनेंगे इस इशू पे। ये एक हकीकत है कि दुनिया को अब ये समझ आ गई है कि पाकिस्तान चुप रहने वाला नहीं है। मैं क्या कहता हूँ हर दफ़ा, पाकिस्तान की पॉलिसी अप्रोच इज़ अनअपोलोजेटिक, प्रोएक्टिव एंड प्रैग्मेटिक। इमोटिव नहीं है, इमोशन पे नहीं हम चल रहे, जज्बात पे, हम बिल्कुल प्रैग्मेटिकली कर रहे हैं, लेकिन अनअपोलोजेटिक है। कोई माफ़ी नहीं मांगेंगे, हक पे खड़े हैं, और प्रोएक्टिव है, इंतज़ार नहीं करेंगे अब दुनिया का कि वो करे ना, रोज़ बात करेंगे। आज की बात हमें किसी ने कहा तो नहीं जो की है, 2 दिन पहले जो आर्मी चीफ ने की है, ये प्रोएक्टिव पॉलिसी का हिस्सा है। हम अभी भी अमन के लिए कोशा हैं, लेकिन हिंदुस्तान को कुछ चीज़ें करनी है अगर वो इसके लिए तैयार हैं। अच्छा, अगर वो अमन नहीं चाहते तो जाके दुनिया को बता दें, कश्मीरी तो 100 साल भी खड़ा रहेगा। मोहिउद्दीन साहब, आपको लग क्या रहा है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान की तरफ से अमन की फिर भी हो रही है, कुछ बैक चैनल पर कोई ऐसा है रिस्पॉन्स भारत की तरफ से 5 अगस्त के इक़दाम, क्योंकि वो उससे कोई मकसद हासिल नहीं कर सका जिस तरह वो चाह रहा था, तो उससे कोई पीछे हटेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो ये शर्त रख रहा है कि पहले वो इक़दाम खत्म होंगे फिर हम मुज़ाकरात की तरफ आएंगे। तो आपको लग रहा है या भारत इसी तरह चलता रहेगा और पूरी दुनिया में आज आप देखिए कि वो जिस तरह से भारत के अंदर एहतजाज हो रहा है, उस पर भी वो बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, कोई भी बात करे कहते हैं ISI का एजेंट है ये, चाहे कोई सिंगर ही हो, जो भी हो, तो वो हर चीज़ को और तरह से देखता है भारत। देखिए, तो जब हम कहते हैं कि ये एक आइडियोलॉजी बन गई, ये एक रियासत जो है वो रैशनैलिटी पे नहीं चल रही है, एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे चल रही है, एक्सपेंशनिस्ट है, कहती है पूरा खित्ता ही मेरा है, जो मुसलमान नज़र आ जाए वो जानवर है। ये बातें वहाँ हो रही हैं, हम तो नहीं कर रहे। अभी ये जो किसानों का प्रोटेस्ट है, मैं तो नहीं कर रहा भाई, वो उधर कर रहे हैं। तो ये सारी दुनिया को चीज़ें नज़र आ रही हैं ना। अभी ये बात सारी जो हुई है, ये जो ट्विटर पे सारा स्टॉर्म आया हुआ है, वो सेलिब्रिटीज़ ने कह दिया, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, ये सारी हकीकतें हैं। तो अब अगर उस सोच के मालिक लोग फैसले कर रहे हैं और उस फैसले में एक फ़ैसला ये है कि हमने नहीं अमन आने देना इस खित्ते में, तो फिर ठीक है। पाकिस्तान, देखिए ये बात आज वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े की है कि कमज़ोरी मत लें इसको। हम तो इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारी विज़न है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। ये आप सुन चुके हैं ना तमाम पाकिस्तान के लीडरान से, मैं बार बार ख़ुद ये बात करता हूँ। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का क्या मतलब है? हम चाहते हैं कि यहाँ पे वेलफेयर हो, भूख ख़त्म हो। वो कैसे होगी? अगर डेवलपमेंट आगे बढ़ेगी, अगर कनेक्टिविटी जो जियो इकोनॉमिक लोकेशन है पाकिस्तान की वो इस्तेमाल होगी, अगर अमन आएगा खित्ते में भी और पाकिस्तान के अंदर भी। एक मुल्क है जो इसमें से कुछ भी नहीं चाहता, वो कौन है? वो हिंदुस्तान है। और दुनिया को क्या कहता है कि जी मैं तो चाहता हूँ, कोई और नहीं चाह रहा। अब इससे वाज़े पाकिस्तान कैसे करे कि भाई हम तैयार खड़े हैं, दूसरे को कहो वो आ जाए और बात कर ले। लेकिन ये कमज़ोरी नहीं है। हम कश्मीर के ऊपर बात करेंगे जब वहाँ पे मामलात आप वहाँ लाएंगे कि आप संजीदा होंगे। आप हमें दिखाएं कि आप संजीदा हैं करने के लिए, बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक आप आगे चलना चाहते हैं। पाकिस्तान तैयार है। ठीक। अच्छा, पिछली 2 दहाइयों में देखा बड़ी तेजी डिसइंफो लैब और बहुत लंबी डिटेल है कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाए। अब ये उलट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अब भारत की जो भी प्रोपेगेंडा था तो उसमें दुनिया नहीं आ रही, ये तो एक अचीवमेंट है। अब भारत के बारे में बात हो रही है, इंसानी हुकूक की वहाँ पर जिस तरह पामाली हो रही है उस सब पर बात हो रही है। जो OIC के इजलास के हवाले से शाम कुरैशी साहब की स्टेटमेंट है कि जी इस साल के एंड पर OIC का इजलास पाकिस्तान में होगा, वज़ीर ख़ारिजा का। आप समझते हैं कि एक बड़ी अचीवमेंट होगी पाकिस्तान के लिए, इसमें ज़ाहिर है मकबूजा कश्मीर की बात होगी?
देखिए मैं इस पे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कह सकूँगा। वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो बेहतर बात इस पे कर सकेंगे, क्योंकि वो अभी फॉरेन मिनिस्टर्स के समिट पे भी गए थे। बुनियादी बात यह है जी कि जो प्लेटफॉर्म, जो जगह हमें दुनिया में मिलेगी वो दरवाज़ा हम खटखटाएंगे। जवाब 100% आए, 50% आए, खटखटाएंगे ज़रूर। देखिए, आपके ख़िलाफ़ कोई जुर्म हो जाता है, कोई मुजरिम है, चोरी की, कोई डाका डाला, कुछ हो गया, आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन पे आपकी FIR रजिस्टर नहीं होती, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं बस जी ठीक है, कोई बात नहीं। अगर वाकई आपका नुकसान हुआ है, अगर कोई ऐसी चीज़ आपके साथ हुई है कि आप ये बात मानने को तैयार नहीं है कि मैं इसको छोड़ दूं, तो आप दूसरा दरवाज़ा खटखटाएंगे, तीसरा खटखटाएंगे, चौथा खटखटाएंगे, सड़क पे आ जाएंगे, हंगर स्ट्राइक करेंगे। पाकिस्तान कश्मीर के लिए हर चीज़ करेगा जो कर सकते हैं। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको 100% रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपको मालूम हो कि एक पुलिस का थाना है उधर, नहीं आपके लिए वहाँ पर्चा होगा क्योंकि कोई असर रसूख वाले लोग हैं, आप फिर भी जाएंगे। ये तो नहीं करेंगे कि चलो जी मैं छोड़ ही देता हूँ। अगर आपकी वाकई कोई चीज़ ऐसी है जो नुकसान हुआ है, तो ये माइंडसेट है पाकिस्तान की पॉलिसी का। लेकिन मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ कि हदफ अमन है, हदफ कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत लेके देना है। ये दोनों जहाँ इकट्ठे होंगे पाकिस्तान खड़ा। जी डॉक्टर साहब, डिसइंफो लैब जो है, जिस तरह उसने कश्मीर काज को किस हद तक नुकसान पहुँचाया और अब उसको आप किस तरह काउंटर करेंगे? और आज का जो इमरान खान साहब का बहुत बड़ा बयान है कि इसके बाद भारत जो है उसके यानी वो जो आपके कोई जवाब नहीं रह जाएगा, तो इसको कश्मीरी जो मकबूजा कश्मीर के या कश्मीर के लोग हैं वो किस तरह इसको ले रहे हैं? नहीं, आपका सवाल का पहला हिस्सा क्या था जी? पहला हिस्सा कि डिसइंफो लैब के जरिए कितना नुकसान कश्मीर काज को भारत पहुंचा चुका है, हमने किस तरह काउंटर करेंगे या किया है? और अगला दूसरा पार्ट ये है कि जो वजीर आज़म साहब ने अब भारत को पूरी तरह एक्सपोज किया है, इस जो नई एक बात आई है 2-3 के डेवलपमेंट मकबूजा कश्मीर या कश्मीर के अंदर, इस हवाले से अवाम का क्या रद्द अमल आपको समझते हैं हो सकता है या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि EU डिसइंफो लैब के बाद EU पार्लियामेंट को अप्रोच किया उनके सदर को वज़ारत ख़ारजा ने। वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक ओपन हेयरिंग हुई है। उसी के साथ साथ ये जो फेक NGOs हैं उनकी डीलिस्टिंग की बात हुई है। तो ये मामला तो अब चल पड़ा है और चलता रहेगा, ये ओवरनाइट तो नहीं। लेकिन देखिए, EU डिसइंफो लैब में तो भारत, EU के, यूरोप के, अमेरिका के, बरतानिया के कवानीन टूटे हैं, तो ये तो वो ख़ुद सारा प्रोसेस करके और उधर तक पहुँचे जहाँ उनके असल मुजरिम हैं, और वो मुजरिम उनको मिलेंगे न्यू दिल्ली में। अच्छा, दूसरी बात जो आपने की मकबूजा कश्मीर, देखिए ये तो अब आप उसको ट्रैक करेंगे और वहाँ देखेंगे। पाकिस्तान ने तो बिल्कुल मुखलिसन बात बिल्कुल वाज़े कर दी है। मैं आपको एक आज छोटा सा वाक़या बता देता हूँ। सुबह जब हम मुजफ्फराबाद में थे तो वहाँ हमारे कुछ दोस्त हुर्रियत के जो मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं वो थे, और वो सदर साहब से भी मिले और मैं भी वहीं मौजूद था। और उन्होंने ये बात की कि जिस तरह पाकिस्तान ने ये मुद्दा उठाया हुआ है इस वक्त, उनका सर फ़ख्र से बुलंद होता है। उन्होंने ज़िक्र किया इस हद तक कि उन्होंने कहा जी कि मकबूजा कश्मीर में जब आप लोग कोई मीडिया का भी इंटरव्यू देते हैं, वो तब भी वहाँ पे ये बात होती है कि पाकिस्तान उनके लिए खड़ा हुआ है। आज भी मैं कहीं देख रहा था कि वहाँ पे थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू वज़ीर आज़म के कोई शायद बैनर भी थे। और उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफ़िकली ज़िक्र किया कि क्या क्या जब पाकिस्तान में बयानात आते हैं तो वो वहाँ पे किस तरह रेजोनेट करता है। बल्कि वो जिक्र कर रहे थे, मैंने जो एक इंडियन करण थापड़ को इंटरव्यू दिया था, हालांकि वो तो कोई भी ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है, वो कह रहे थे उस हद तक वहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो यकीनन ये बात वहाँ रजिस्टर हुई होगी और वहाँ आई एम श्योर कि उनको ये दोबारा से रीइंफोर्स हुई होगी बात कि पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरह मुखलिसन खड़ा हुआ है, उसी तरह बिल्कुल कश्मीर के साथ जैसे वो हमेशा खड़ा रहा है। डॉक्टर मीर यूसुफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे। लॉन्ग मार्च होने जा रहा है जी अब 26 मार्च को, क्या ये PDM का इख्तिताम है असल में? ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला।
पीडीएम ने फैसला कर लिया है कि लॉन्ग मार्च आखिरकार होगा और 26 मार्च को होगा। उससे पहले भरपूर तरीके से सेनेट में इलेक्शन लड़ेंगे और पहली दफ़ा हो रहा है पीडीएम ने अब ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान के खिलाफ सबने इकट्ठे हो जाना है। इलेक्शन के लिए भी पूरा इत्तेहाद हो गया। कोई पीपल्स पार्टी का, कोई नून लीग का, JUIF का या दीगर जितनी भी जमातें हैं, 11 जमातों में किसी का कोई कैंडिडेट नहीं होगा। मुश्तरका कैंडिडेट पीडीएम की तरफ से होगा सेनेट में। तो ये भरपूर तरीके से शिरकत करें और इस्तीफे उसके बाद देखी जाएगी। असद खरल साहब, ये तो अब 26 मार्च को जो लॉन्ग मार्च हो रहा है, इसकी खबरें ये भी हैं कि उसका धरने में जाने का फजलुर रहमान साहब का, नून लीग का जो भी प्लान हो, क्योंकि मरीम साहबा कह रही हैं कि अब हम सब शामिल होंगे धरने में, पीपल्स पार्टी नहीं होगी। तो ये इख्तिताम होना है कि जो हम लेकर चले थे 26 मार्च को जाएंगे, एक लॉन्ग मार्च होगा, वहाँ पर तकरीरें की, उसके बाद फिर ख़त्म, क्योंकि आगे कुछ नहीं है। मामला ये है कि मैं तो अभी भी समझता हूँ कि ये जो मैं डिस्कस हम कर रहे हैं ना, ये भी ऐसे टॉपिक उसको खाम अलाइव हम रख रहे हैं, इसके अलावा उसकी कोई हैसियत नहीं सर इकट्ठे होकर सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे, आपके ख्याल है? ये बताया, अब 2-3 चीज़ें हैं। हाँ जी। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया, मुझे कोई पता नहीं वो भी उसमें मुकर जाए, आगे पीछे हो जाए। उसके बाद 2 हफ्तों के बाद रमज़ान शुरू हो जाएगा और मौलाना साहब ने पैसे भी तो इकट्ठे करने हैं ना, कादरी साहब ने। शायद इत्तेकाफ या बैठ जाएगा, वही रह जाएंगे तो, या फिर चले जाएंगे। यानी आपको लगता है धरना नहीं होगा? पार्टी वाले जिस तरह आपने कहा आएंगे नहीं, ठीक है, उन्होंने तो पहले दिन से स्टांस लिया। लॉन्ग मार्च में शायद आएंगे, वो छोड़ देना, पहले भी ऐसे ही हुआ था, सेम हो चुका है। उसके बाद क्या हो गया है कि जनाब उन्होंने कहा है कि सेनेट ओपन जो इलेक्शन है ओपन बैलेट से करवाने के लिए हुकूमत की मुजवजा तरमीम को मुस्तरद करती है, ठीक है। वो हुकूमत अगर तरमीम कर लेती है, आप इजाजत दें, टाइम बिल्कुल मेरे पास बहुत कम रह गया है। बाबर साहब, आपको क्या लगता है 26 मार्च ये बड़ी खास अब कुछ करने वाले हैं या बस ये अब ये खत्म है कहानी पीडीएम की और जाकर एक शो ऑफ पावर के बाद उसके बाद चले जी? आप उसामा साहब, मैं जरदारी साहब जो हैं उन्होंने पत्ते बड़े अच्छे खेले हैं। सेनेट में वो ये चाह रहे थे मुश्तरका तौर पे इलेक्शन लड़े ताकि यूसुफ गिलानी जो है वो सेनेट के चेयरमैन बन जाए। इस हवाले से उन्होंने पीडीएम को ये भी कहा कि जनाब मेरी जो है उच्च अदारों से मेरी बात हो चुकी है और मैं उसका एनओसी ले चुका हूँ। और वो ये भी यकीन दिला रहे हैं कि इसके बाद अगर आप लोग साथ दें तो पंजाब असम्बली में हम जो है वो हुकूमत जो है वो गिरा सकते हैं, पंजाब में हुकूमत गिरा सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें उन्होंने कही हैं। मरियम पंजाब में इंटरेस्टेड नहीं है, वो उनका टारगेट पंजाब नहीं है, उनका टारगेट ये है कि इमरान खान को गिराया जाए, ठीक। और इमरान खान जो है वो असम्बली से नहीं गिरते इनसे, वो ये चाह रही कि लॉन्ग मार्च किया जाए। जरदारी साहब जो है वो इनको खिला रहे हैं, उनका जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो यूसुफ गिलानी को चेयरमैन बनाना, वो इसके लिए पीडीएम को यूज़ कर रहे हैं। वो और मैं आपको एक चीज़ क्लियर बता दूं जी, सेनेट के इलेक्शन के बाद अगर जरदारी साहब अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेते हैं या नहीं भी करते तो पीडीएम की उनके हवाले से कोई वक़्त नहीं रह जाएगी, ये चीज़ याद रखिए। बस उसके बाद फिर खत्म पीपल्स पार्टी। लेकिन एक चीज़ आप दोनों से, मरियम ने कहा है, मरीम साहब ने कहा है कि जी इमरान खान के बड़ों के फ़ोन आ रहे हैं कि ये इसके लिए वोट दो सेनेट में ओपन बैलेटिंग के लिए, शो ऑफ हैंड, ये सब के सामने वो कह रही है बड़ों के फोन आ रहे हैं। उनको तो फोन किसने करने हैं, उनके पास है क्या देने को, बस वो दिखाना चाह रही हैं कि जी हमारी ऐसे अपने आप को। वो एक बता दें, आपकी बताएं मरियम साहब, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, किन बड़ों के फोन आ रहे हैं? इमरान खान के बड़े कौन है? पाकिस्तान के अंदर वज़ीर आज़म तो वो है। पहली तो बात ये है, आपको मुझे एक तरफ आप कहते हैं हम जमहूरी लंबरदार, जरदारी साहब कहते हैं हमें एनओसी मिल गया इदारों से, क्या बात है? कौन से अवाम को पट्टी आप ट्रक पे? पंजाब के अंदर तरीके में वाला आपको पता है पत्ता खेला हुआ जरदारी साहब ने। मरियम साहबा जो है इनको, गिलानी साहब को कौन कर रहा है? गिलानी साहब को शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज बिहाइंड द सीन वो सपोर्ट करेंगे। गिलानी साहब को अगर मुश्तरका उम्मीदवार बनते हैं तो मे बी और जो अलाइज जमाते हैं वो भी कर सकती है सपोर्ट, पीपल्स पार्टी है। करल साहब, आपने पीटीआई के पास तो नहीं है ना, आपने तो हम सब पर इल्जाम लगा दिया कि हमने पीडीएम को लाइव रखा हुआ है, मीडिया ने उनको दिखाकर और क्या बताकर, तो ऐसे उसके वो देखिए ये इसलिए बनाया गया 26 मार्च को पीडीएम का प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये था कि अपने आप को खिलाफ आवाम के साथ इंटैक्ट रखना। जरदारी साहब को टास्क यही दिया गया था कि इमरान खान की हुकूमत 2023 तक लेके जानी है, इनको मुख्तलिफ तरीकों से आगे चलाते जाना है। ये क्लोजिंग कमेंट बाबर साहब, आपको क्या लगता है 26 मार्च ये इमरान खान साहब ने कहा जी उल्टा भी लटक जाए ना तो मैं नहीं दूंगा एनआरओ, और जिस तरह से लॉन्ग मार्च करना मैं फैसिलिटेट करूंगा। मार्च के इलेक्शन के बाद एक और धमाका होगा। इस्लामाबाद में आज तक जितने भी लॉन्ग मार्च हुए हैं, इस्लामाबाद में आज तक जितने भी धरने हुए हैं, चाहे वो तारुकारी साहब ने दिया, चाहे फजलुर रहमान ने दिया, चाहे इमरान खान साहब ने दिया, उसके नतीजे में गवर्नमेंट नहीं आज तक गिरी।
तो मेरा तो कमजोर हुई, तो कोई नहीं लग रहा कमजोर हुई, थोड़ी हिली। देखिए इंटरनली नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट अगर एक बड़ा ज़बरदस्त होता है तो उससे गवर्नमेंट को अफेक्ट होता है, गवर्नमेंट कमज़ोर होती है, इसमें कोई शक इस्तीफे को नहीं। बिल्कुल अब भूल जाएं। कौन से उन्होंने कहा- इस्तीफा क्या कौन से उन्होंने कहा अब बाद में देखेंगे, बाद में देखेंगे। ना उन्होंने अपने कहा- देने की बात करते इमरान खान ना साहब इत्मीनाद आ रही है, ना इस्तीफे आ रहे हैं। एक लॉन्ग मार्च जरूर हो रहा है। पूरे मुल्क लॉन्ग से मार्च कह में रहे वो लोग जो इकट्ठे अधूरा सा आधा अच्छा। टूटा क्योंकि पीपल्स पार्टी चलें, अब शामिल कुछ नहीं तो हो रही। करना था ना। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।